हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 पर एक ब्रांड न्यू सीरीज लॉन्च की है जहां पे हम इस पूरे एक्ट को और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके समझेंगे। सो उसी के कंटिन्यूएशन में दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज जहां मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी टू टॉपिक्स। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस किया था। अब इस वीडियो में हम सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक और केस है, ली वर्सेस ली फार्मिंग्स कंपनी लिमिटेड, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही रिलेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये क्या होता है इसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के चैनल को एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट कि लेटेस्ट अपडेट जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आए। चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए, सेपरेट लीगल एंटिटी आप जैसे पहले समझ चुके हैं कि क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी जहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर्स को एक डिफरेंट आइडेंटिटीज दी जाती हैं, डिफरेंट समझा जाता है। सो इसी में हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस देखा था लास्ट टाइम एंड नाउ वी विल डिस्कस ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961 का ये केस है। चलिए फैक्ट्स देखिए केस के। एक कंपनी बनाई, ठीक है। ली ये पर्सन है, ठीक है। इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का पर्पस था एरियल टॉप ड्रेसिंग। देखिए, अगर आपको एरियल टॉप ड्रेसिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ पहले। एरियल टॉप ड्रेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक स्पेशली डिजाइन एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट के थ्रू बड़े बड़े फार्म लैंड्स पर फर्टिलाइजर स्प्रेड किया जाता है। दिस वाज अ टेक्निक which was developed in न्यूजीलैंड इन द अर्ली 1940s और धीरे धीरे 1940s के बाद ये पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जाने लगी। Basically, it is a technique which is used for spreading fertilizers on distant farmlands. चलिए, तो ए ने कंपनी बनाई एरियल टॉप ड्रेसिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। सॉरी, ली ने कंपनी बनाई। सो ली एक क्वालिफाइड पायलट थे, ठीक है। एंड कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं इन्हीं के पास है, बस एक को छोड़ के, ठीक है। ही हैड ऑल बट वन ऑफ द शेयर्स और इन्होंने अपने आप को वोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना लिया और कंपनी के आर्टिकल्स के तहत इन्होंने अपने आप को चीफ पायलट भी बनाया, ठीक है। एंड ही वाज विड्रॉइंग अ सैलरी एज अ चीफ पायलट। नाउ while he was working for the company he was killed in an air crash, ठीक है। तो when he was spreading fertilizers aerial top dressing करते वक्त he was killed in a crash while working for the company। तो later on his widow, जो इनकी वाइफ थी जो विडो हो गई, उन्होंने कॉम्पनसेशन क्लेम किया कंपनी से ऑन द फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि he died or he died during the course of his employment। कंपनी ने विडो के इस क्लेम को अपोज किया। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि ली जो है सेम टाइम पे वो कंपनी का वर्कर और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ठीक है। कि वो एम्प्लॉयर भी वही और एम्प्लॉय भी वही, ऐसा तो हो नहीं सकता। सेम पर्सन दोनों कैपेसिटीज में नहीं काम कर सकता। कंपनी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया और प्रिवी काउंसिल के पास जब ये केस आया तो उन्होंने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि ली एंड हिज कंपनी दे आर टू डिफरेंट लीगल पर्संस, ठीक है। वो टू डिफरेंट लीगल पर्संस हैं। तो यहाँ पे फिर से कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। और देखिए, दिस इज द मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कि जहाँ पे इट अलाउज अ सिंगल पर्सन टू बी द मास्टर एंड द सर्वेंट एट द सेम टाइम, और दोनों के एडवांटेजेस वो एंजॉय करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब आपने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ लिया है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज rather a different question that separate legal entity but very important। देखिए, कंपनी लॉ जो है ये अपने आप में एक पूरा लॉ है, बट अगर आपको किसी भी लॉ की समझ अच्छे से डेवलप करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको बाकी लॉज के साथ रिलेट करके पढ़ा जाए, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। यही मैं आपको यहाँ पे सिखाना जा रही हूँ थ्रू दिस क्वेश्चन, वेदर कंपनी कैन सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। देखिए, जब हमने फीचर्स पढ़े थे कंपनी के तो वी सॉ दैट कंपनी हैज द कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, कि कंपनी केस भी फाइल कर सकती है किसी के खिलाफ, सू कर सकती है किसी को, और उसे भी सू किया जा सकता है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कंपनी इंडिजेंट पर्सन के जैसे इंडिजेंट पर्सन की तरह सू कर सकती है? देखिए, इंडिजेंट पर्सन क्या होता है? अ पुअर पर्सन और अ पॉपर। और इंडिजेंट पर्सन के तौर पे सू करने के लिए जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी के अंदर बताया गया है, लिखा गया है, ठीक है।
तो केस जो है वो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर 2001 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो इसमें लीगल इशू ये था कि क्या कंपनी जो है, whether company is entitled to sue as an indigent or poor person as per order 33 rule 1 of CPC। एपेलेंट जो थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो थे, इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया, इन्होंने ये ऑब्जेक्शन दी कि कंपनी जो है वो जो कंपनी परमिशन मांग रही है सू करने की एज एन इंडिजेंट पर्सन, ये कंपनी नहीं मांग सकती। सो एपेलेंट जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने इस कंटेंशन को ऑब्जेक्ट किया कि कंपनी को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन वाज दैट कि जो एपेलेंट है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो पर्सन के दायरे में नहीं आती। नाउ पर्सन इज डिफाइंड अंडर डिफरेंट एक्ट, आईपीसी में भी डिफाइंड है और कंपनी लॉ में भी डिफाइंड है और सीपीसी के अंदर भी। तो ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ द कोड जो है, वहां पे जो पर्सन की बात की गई है, तो वहां पे इट रेफर्स ओनली टू नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात नहीं करता है। और कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो एक इंडिजेंट पर्सन की तरह सू करे। सो कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इट हेल्ड दैट द वर्ड पर्सन विच इज मेंशन इन ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ द सीपीसी इंक्लूड्स अ कंपनी और एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वर्ड है पर्सन, इसको हमें एक वाइड मीनिंग देना है, इसको इस कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि एक बेनोवलेंट प्रोविजन हम क्रिएट कर सके, एक एक्सटेंडेड मीनिंग दे सके इस वर्ड को, सो एज टू इंक्लूड ज्यूरिस्टिक पर्संस एज वेल। Thus, Supreme Court held company may file suit as an indigent पर्सन। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया है कि कंपनी इंडिजेंट पर्सन के तौर पे सू कर सकती है क्या नहीं, सेबी वगैरह जैसे एग्जाम्स में या और जो लीगल एग्जाम्स हैं उसमें इस केस का पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट यू विल कीप दिस इन माइंड एंड मार्क दिस इंपॉर्टेंट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। तो इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किया दैट कंपनी कैन सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू डू रिमेंबर दिस। चलिए, now next we move on to the question when members are personally liable। now जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो फीचर्स कराए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। यानी अगर कंपनी वाइंड अप होती है या कंपनी जो है इंसॉल्वेंट होती है, लिक्विडेट होती है, तो मेंबर्स को अपना जो उनका अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है वही पे करने को कहा जा सकता है, उससे ज्यादा पे करने के लिए उनको नहीं कह सकते हम। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी की अनलिमिटेड उनको उनकी पर्सनल एसेट्स जो हैं वो कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए यूज नहीं की जा सकती। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो जहां जहां कंपनी लॉ के अंदर उसके एक्सेप्शंस हैं, मैंने वो तीनों सेक्शंस का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो सेक्शन 45 जो है, इट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। सेक्शन 45 क्या कहता है कि मेंबर्स पर्सनली लायबल होंगे अगर मेंबरशिप जो है कंपनी की, इट फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर मोर देन 6 months देयर आफ्टर। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए जो मिनिमम मेंबर्स की लिमिट प्रोवाइड की गई है, तो अगर उस मिनिमम जो लिमिट है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी यू नीड एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो 2 पर्संस होने चाहिए, उसके बाद ही आप प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 7 मेंबर्स। तो अगर आपकी मेंबरशिप जो है 2 से नीचे, 7 से नीचे जाती है और फिर भी आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कैरी ऑन किए जा रहे हैं 6 महीने तक, सो then you will be held personally liable. Next is section 323. Section 323 is the second exception to the principle of limited liability, which says कि अगर एक limited company, if it is so authorized by its articles, देखिए अपने आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, बट फॉर नाउ आई विल टेल यू दैट memorandum of association is like the constitution of the company. It is the official charter document of the company. And जो articles of association है, it is another important document of the company which talks about the internal management of the company. कि internal management के क्या rules होंगे वो सारे article of association में mentioned होते हैं। तो अगर कंपनी का आर्टिकल्स जो है ऑथराइज करता है
कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करता है, ये पावर देता है कि कंपनी के मेंबर्स अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो अगर कोई चेंज करना है उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये कह देते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है, डायरेक्टर या कोई भी मैनेजर, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं ये चेंज करके, तो कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, एंड इन दैट केस दे विल बी पर्सनली लायबल। ब्रीफ में मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर कंपनी के मेंबर्स को आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया है टू मेक चेंजेस इन द मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम में क्या चेंज करते हैं कि डायरेक्टर्स और मैनेजर जो है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं चेंज करके, जो पहले लिमिटेड थी, एंड इफ दे डू सो देन द मेंबर्स और डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल। सो the third case is winding up. तो winding up जब होता है, when in the course of winding up it appears कि business जो है कंपनी का, it has been carried on with the intent to defraud creditors, court may declare that persons who are responsible या knowingly parties थे ऐसे fraud में, they will be held personally liable. देखिए वाइंडिंग अप शुरू होने से एक साल पहले जो भी मेंबर्स हैं जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस कंडक्ट किया विद द इंटेंट ऑफ कमिटिंग फ्रॉड ऑन एनीवन और एनी थर्ड पार्टी और टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। तो कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि ऐसा हुआ है, तो जो भी लोग इन्वॉल्व थे इस फ्रॉड में वो सभी पर्सनली लायबल होंगे एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी। एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। देखिए कंपनी के टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे, एंड there are different types of company, limited company, company limited by shares, company limited by guarantee, and one person company, producer company, and there is one called unlimited company. So unlimited company अगर है, by the name itself it is very clear that company की जो liability है वो unlimited है, then in that case members will be held personally liable. This is very self-explanatory. So now that we have understood the concept of separate legal entity, let's find out what is the concept of lifting the corporate veil. चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए लिफ्टिंग मतलब लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना। वेल मीन्स एक पर्दा। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट ने मेंबर्स और कंपनी के बीच एक पर्दा, एक दीवार क्रिएट कर दी थी कि मेंबर्स अलग हैं और कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी एक अलग ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है, मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। सो लेकिन हो क्या रहा था कि मेंबर्स इस कंसेप्ट का मिसयूज कर रहे थे। They were using it with dishonest intention to create fraud on other people. So courts ने जब ऐसा देखा कि इस कंसेप्ट का बहुत से लोग मिसयूज कर रहे हैं and they are gaining unfair advantages through this concept, so they created this new concept, they propounded this new theory called the lifting of the corporate veil. चलिए जैसा कि हमने बताया कि स्टैट्यूटरी पर्सनालिटी जो है, स्टैट्यूटरी लीगल एंटिटी जो है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, यानी लॉ के द्वारा दिया गया एक स्पेशल राइट है। एंड इसीलिए ये जरूरी है कि इस कंसेप्ट को, इस प्रिविलेज को सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाना है। लेकिन हो इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहा था। बहुत से लोग जो हैं इस कंसेप्ट का मिसयूज कर रहे थे फॉर इलेजिटिमेट पर्पसेस। हेंस तो जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी का लोग की आड़ में फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट यूज करते हैं इस लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का, एंड सो जब भी वो लोग ऐसा करते हैं, कोर्ट विल नॉट अलाउ देम टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो वो अपनी इस जो फ्रॉडुलेंट एक्ट है या डिसऑनेस्ट एक्ट है जो उन्होंने किया है कंपनी की आड़ में, सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में, उससे बचेंगे नहीं, एंड कोर्ट विल मेक देम पर्सनली लायबल इफ दे डू सो। सो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल में यही हो रहा है। क्या कर रही है? कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल। ये दीवार जो खड़ी की गई है, कोर्ट विल ब्रेक थ्रू दिस शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कि कोर्ट उस वेल को लिफ्ट करके देखेगी कि एक्चुअल में हु आर द पीपल responsible for these fraudulent and dishonest acts. So
तो कोर्ट जो है इस कॉर्पोरेट एंटिटी के बिहाइंड पीछे जाके देखेगी कि जैसे कि ये मानेंगे कि जो एंटिटी है, जो कंपनी है एंड द मेंबर्स, इनके बीच कोई दीवार नहीं है, दे आर वन इन द सेम थिंग एंड विल हेल्ड देम पर्सनली लायबल, कि जो लोग कंट्रोल कर रहे थे कंपनी को जब ये फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट एक्ट किया गया ऑन द क्रेडिटर्स और ऑन द थर्ड पार्टी, सो जो भी लोग उस वक्त कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। देखिए, इस कंसेप्ट को, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी दी गई है, यानी लॉ के तहत इसको मान्यता दी गई है। एंड विच इज दैट स्टैट्यूट? नन अदर देन द कंपनीज एक्ट 1956, 1956 एंड नाउ इट इज 2013। सो कंपनीज एक्ट 1956 जो है उसके अंदर भी प्रोविजंस थे कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड, एंड जहाँ पे जो रियल फोर्सेस ऑफ एक्शन है, जो रियल पीपल इन्वॉल्व थे बिहाइंड सच फ्रॉडलेंट एक्शंस, उनको गिल्टी करार दिया जाता है एंड पनिश किया जाता है। सो सेक्शन 45, सेक्शन 147 एंड सेक्शन 512 आर दो sections where statutory recognition was given to the lifting of corporate veil. Section 45 deals with reduction of membership below statutory minimum. So section 45 कहता है कि अगर कंपनी की जो मेंबरशिप है वो स्टैट्यूटरी मिनिमम से नीचे जाती है, मेंबरशिप एज इन जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी मिनिमम मेंबरशिप, एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में उसकी जो मिनिमम मेंबरशिप है, विच इज 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सो अगर उससे, ये स्टैट्यूटरी मिनिमम है, ये लॉ ने फिक्स किया है कि इतने मिनिमम मेंबर्स होनी चाहिए, तो अगर इससे आपकी जो मेंबरशिप है नीचे जाती है, इन दैट केस जो भी लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने इस स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है इसको वायलेट किया है, दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। सेक्शन 147 कहता है अगर आप अपने नेम का, कंपनी अपने नेम का इम्प्रॉपर यूज करती है, अपने नाम का इस्तेमाल करके फ्रॉड करती है किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, देन कोर्ट विल नॉट सी द लोग विल नॉट सी द पर्सन्स हु हैव कमिटेड सच फ्रॉड एंड द कंपनी एज सेपरेट पर्सन्स, बट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड विल होल्ड देम पर्सनली लायबल, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इम्प्रॉपर गलत इस्तेमाल किया है कंपनी के नाम का। एंड सेक्शन 512 डील्स विद द लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी अपना बिजनेस जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से चला रही है, तो 512 कहता है कि उस केस में जो भी लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, they will be held personally liable. So these are the sections where recognition has been given to the concept of lifting of corporate veil. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो केसेस जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के तहत हमारी कोर्ट्स ने एंड इवन फॉरेन कोर्ट्स ने दिए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस एंड दे आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। ऐसे ही पूछा जाता है कि ये केस जो है किससे रिलेटेड है। So those are very important exceptions to the doctrine of lifting of corporate veil. So next video में हम वो सब discuss करेंगे. Until then, goodbye, have a good day, and keep watching our videos.